हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है पैरामीटर, और इसको हिंदी में कहते हैं प्राचल। अब प्राचल तीन तरीके के हैं, जेड, वाई और एच, लेकिन इनको ड्राइव करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि प्राचल होते क्या हैं और हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, इनके पढ़ने का पीछे रीज़न क्या है। तो हम सब ने लास्ट लेक्चर में एक 4 टर्मिनल नेटवर्क के बारे में देखा, चतुर्थ टर्मिनल जाल के बारे में देखा, और वहाँ 4 टर्मिनल बनाए थे। ये थे निवेशी मतलब इनपुट, और ये थे आउटपुट टर्मिनल। ठीक, यहाँ हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया था वो इनपुट वोल्टेज था, और जो करंट थी वो इनपुट करंट थी। यहाँ जो वोल्टेज था वो E2 था, और यहाँ जो करंट थी वो I2 थी। कहने का मतलब क्या है कि 4 टर्मिनल नेटवर्क में 4 वेरिएबल होते हैं या 4 चर होते हैं। हिंदी में चर बोलते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल, मतलब जो बदलते हैं। तो हमको क्या करना है, ये देखना है कि E1 या I1 I2 E2 पे डिपेंड करते हैं क्या, या E1 E2 I1 I2 पे डिपेंड करते हैं क्या। कहने का मतलब वोल्टेज का करंट के साथ या करंट का वोल्टेज के साथ डिपेंडेंसी हमको चेक करनी है कि करंट को चेंज होने पर वोल्टेज किस तरह चेंज होगा, किस में, 4 टर्मिनल नेटवर्क में। बात आया समझ में? वापस समझो एक बार। एक आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में y = fx, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ y जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब आश्रित चर जो डिपेंड करता है किस पे, x पे। x का वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, y का वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब x का वैल्यू हम रख रहे हैं। इसका मतलब x का वैल्यू रखना हमारे हाथ में है, हम चाहे तो 1 रखें, चाहे तो आधा रखें। इसका मतलब x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है? इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हैं, स्वतंत्र, जो किसी पे डिपेंड ना करे। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? चर, इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। तो ये क्या है? आश्रित मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है? स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y = fx। सिमिलरली क्या करना है हमको, यदि E1 को B1 लिख दें और E2 को B2 लिख दें, तो हमको क्या करना है, ये चेक करना है कि B1 यदि डिपेंड करता है किस पे, करंट पे, तो बताइए इसकी डिपेंडेंसी किस तरह होगी। दूसरा, यदि जो B2 है वो डिपेंड करता है करंट पे, तो बताइए वो कैसे डिपेंड करेगा। और ये जो बताने का तरीका है यही पैरामीटर कहलाता है। बात आया समझ में? यदि हम वोल्टेज को डिपेंड कर रहे हैं I1 और I2 पे, B1 डिपेंड करता है I1 I2 पे, इसका मतलब हम स्टडी कर रहे हैं जेड पैरामीटर की। यदि हम I1 को डिपेंड करवा रहे हैं V1 और V2 पे, I2 डिपेंड करता है V1 और V2 पे, और इसकी डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं, इसका मतलब आप स्टडी कर रहे हैं Y पैरामीटर। बात आई समझ में? जेड पैरामीटर क्या है? जेड पैरामीटर का मतलब है कि हमारा जो वोल्टेज है वो करंट पर डिपेंड है, और करंट क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा, जो हम स्टडी कर रहे हैं, वो जेड पैरामीटर में आएगा, और इसका जो स्टडी कर रहे हैं वो करेगा वाई पैरामीटर में। एक और होता है एच पैरामीटर। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा करंट जो है केवल, वोल्टेज जो है केवल करंट पर डिपेंड नहीं करता, साथ साथ I1 और वोल्टेज दोनों पे डिपेंड करता है। तो फिर I2 किस पे डिपेंड करता है? I2 करता है I1 और V2 पे। चलिए, तो ये जो व्यवस्था है, इसको स्टडी करने का जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाएगा? एच प्राचल। हाँ जी, क्या कहलाएगा? एच पैरामीटर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? जेड प्राचल, वाई प्राचल और एच प्राचल। तो ये सारी बातें कोर्स में नहीं है। कोर्स का मतलब हमारी थ्योरी में नहीं आता, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप इसको अपने कॉपी में लिख लें। अब हम जो करवाएंगे जेड पैरामीटर, वहाँ से आपका
टॉपिक चालू होगा। ये तो समझाने के लिए था, तो इसको नोट कर लें फटाफट, फिर टॉपिक चालू करते हैं। हाँ जी, आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब देखिए जेड पैरामीटर, और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, जेड प्राचल। ठीक है, चलिए जेड पैरामीटर को समझते हैं। अभी बताया था हमने जेड पैरामीटर में जो वोल्टेज होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आप लिख लें, जेड पैरामीटर में V1 जो वोल्टेज होगा वो आश्रित या डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और इंडिपेंडेंट कौन होगा, करंट होगी। ठीक है, चलिए सिमिलरली V2 बराबर F I1 और I2। जब एक वेरिएबल दो अन्य वेरिएबल पे डिपेंड करे तो वहाँ आंशिक अवकलन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए करते हैं। dV1 बराबर V1 डेल I1। इसका मतलब क्या है कि V1 डिपेंड करता है I1 पे, V1 I1 के साथ बदल रहा है, dI1 प्लस डेल V1 अपॉन डेल I2 और dI2। चलिए दूसरा क्या होगा, dV2 बराबर डेल V2 अपॉन डेल I1 dI1 प्लस डेल V2 डेल I2 dI2। ठीक, यहाँ वोल्टेज V1 I1 पे डिपेंड करता है, यहाँ वोल्टेज V1 I2 पे डिपेंड करता है, यहाँ वोल्टेज V2 I1 पे डिपेंड करता है, यहाँ वोल्टेज V2 I2 पे डिपेंड करता है। चलिए अब ये कह रहा है कि यदि ये जो चेंज है dV1 क्या बता रहा है, वोल्टेज में चेंज बता रहा है। यदि ये जो चेंज है वो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट कब होता है, बताया था आपको, यदि हमारे पास कोई लीनियर एलिमेंट है जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कांस्टेंट वे में बन रहा हो, या आई के साथ जो भी है वो नियत दर से कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो dV1 है उसको V1 लिखेंगे। तो देखो क्या लिख सकते हैं, V1 बराबर, हाँ जी ये क्या है, देखो वोल्टेज में करंट का भाग लग रहा है, हम क्या जानते हैं V बराबर IR, और यदि इम्पिडेंस का केस है तो IZ, और Z बराबर क्या लिखेंगे V अपॉन I। तो वोल्टेज में यदि आप I का भाग लगाओगे तो आपको जो डायमेंशन मिलेगी, जो यूनिट मिलेगी, वो क्या मिलेगी, इम्पिडेंस की या ओम की। तो ये क्या है, एक इम्पिडेंस है जिसको हम लिख देते हैं Z11, मतलब 1 और ध्यान से समझना, ये बताओ ट्रांसफर इम्पिडेंस है या ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस है, पढ़ाया था आपको। यदि किसी लूप की वोल्टता में उसी लूप की धारा का भाग लग रहा है तो कौन सी होगी, Z11, मतलब ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। चलिए तो Z11 ये करंट है, इसको I1 लिख दिया, प्लस ये क्या होगी, ड्राइविंग नहीं होगी, कौन सी होगी, ट्रांसफर, Z12 और I2। B2 देखो, Z21 I1 और Z22 और I2। चलिए इन दोनों इक्वेशंस को इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, इसको हटा देते हैं, आप समझदार हैं। चलिए और हम कैसे लिख सकते हैं, सर V1 जो है वो है ZI1 प्लस ZRI2, B2 जो है वो है ZFI1 प्लस Z0I2। यहाँ जो ZI है या Z11 है, ये क्या है, चलो ऐसे समझ लो, यदि हमको इस इक्वेशन में से ZI का वैल्यू निकालना है या Z11 का वैल्यू निकालना है तो क्या तरीका होगा, ऐसे कर लेते हैं। इफ़ I2 बराबर 0 हो, यदि I2 बराबर 0 हो गया और यदि ये इक्वेशन आपकी 1 है और यदि ये 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखोगे आप, V1 अपॉन I1 बराबर ZI या Z11। बात आया समझ में,
मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी देखो, V1 अपॉन I1 इक्वल टू ZI Z11, क्योंकि ये तो 0 हो गया, I1 को नीचे ले गए, ये आ गया। ये क्या है? ये है इनपुट इम्पिडेंस, मतलब निवेशी प्रतिबाधा। कब? जब I2 बराबर 0 हो। और आप याद करो कि जब किसी सर्किट में करंट 0 हो या रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, मतलब करंट 0 कब होती है? B बराबर IR होता है, और I बराबर क्या होगा? R बराबर क्या? B अपॉन I। तो R बराबर B अपॉन 0 कर दे तो इन्फाइनाइट मिलेगा। इसका मतलब यदि करंट 0 हो और R इन्फाइनाइट हो तो ये क्या कहलाता है? खुला परिपथ या ओपन सर्किट। क्या कहलाता है? खुला परिपथ। तो ध्यान से समझना, यदि ZI V1 अपॉन I1 है तो क्या कहलाएगी? निवेशी प्रतिबाधा। क्या कहलाएगी? ZI निवेशी, इनपुट इम्पिडेंस। कब कहलाएगी? जब I2 बराबर 0 हो। I2 बराबर 0 होने का मतलब क्या है? ये कौन सी करंट है? आउटपुट की करंट है। तो क्या लिखेंगे? जबकि निर्गत, इसको तो हटा देते हैं, आपको समझ आ गया होगा। जबकि निर्गत परिपथ खुला हो। मतलब समझ लें एक बार, इसका मतलब ये है ZI इनपुट इम्पिडेंस है। कब? व्हेन आउटपुट टर्मिनल इज ओपन या ओपन सर्किट। आउटपुट जो टर्मिनल है, आउटपुट जो सर्किट है वो कैसा है? ओपन है। ओपन का मतलब I2 बराबर 0 है। बात आ गई समझ में? चलो और समझते हैं दूसरी बात। हाँ जी, I2 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 1 से तो देख लिया। अब देखते हैं वापस, यदि I2 बराबर 0 ही रहने दें, लेकिन अब देख रहे हैं इक्वेशन कौन सी? दूसरी। तो I2 बराबर 0 होगा तो ZF बराबर होगा सर V2 अपॉन I1। तो पहली बात तो ये कौन सी है? ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। और ये कौन सी है? V2 अपॉन I1 है, अंतरित प्रतिबाधा। तो क्या लिखेंगे? इसका नाम है अग्र अंतरित प्रतिबाधा। और हिंदी में क्या बोले, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए? फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पिडेंस। कब कहलाएगी ये? वहन जब आउटपुट टर्मिनल या सर्किट इज ओपन। जब आउटपुट टर्मिनल या आउटपुट सर्किट कैसा हो? ओपन हो, खुला हुआ हो। ठीक है, लैंग्वेज को ध्यान रखना। चलिए लिख लिया आपने, फटाफट नोट करो, फिर इसको हटाते हैं क्योंकि आगे लिखवाना है हमको। चलिए देखिए, हाँ जी देखो, नेक्स्ट इफ I1 बराबर 0, यदि I1 बराबर 0 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 I1 बराबर 0 है तो V1 अपॉन I2 बराबर ZR। V1 में I2 का भाग लग रहा है तो ये भी अंतरित है। कौन सी है? ट्रांसफर। क्या लिखेंगे? उत्क्रम। R का मतलब रिवर्स होता है। उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, मतलब रिवर्स ट्रांसफर इम्पिडेंस। कब होगी? जब ध्यान से समझना, इस बार I1 0 है, जब इनपुट सर्किट या टर्मिनल ओपन हो। ठीक है, चलिए सिमिलरली अगला देखो। हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन 2 V2 अपॉन I1 बराबर सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगा? I1 बराबर 0 करने पर V2 अपॉन I2 बराबर Z0। ध्यान से समझो, किसी लूप में
उसी की वोल्टता का और उसी की धारा का भाग लग रहा है, तो कौन सी है? ड्राइविंग पॉइंट, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। क्या नाम है इसका? ओ का मतलब है आउटपुट, यह है आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। कब? व्हेन इनपुट टर्मिनल इज ओपन। मतलब हमारा जो इनपुट टर्मिनल है, निवेशी टर्मिनल, वो कैसा होना चाहिए? खुला होना चाहिए। बात आई समझ में? एक बार और समझा देते हैं खुले और बंद को, कि यदि किसी सर्किट में करंट का वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब ये सिंबल देता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट है, तो आप कहेंगे कि ये कैसा सर्किट है? खुला या ओपन। ठीक है, चलिए दूसरा क्या तरीका है? यदि हमारे सर्किट में से रेजिस्टेंस आप 0 कर दो। 0 करने का मतलब क्या है? इसको प्लेन कर दिया, और यहाँ I बराबर 0 कब होगा? जब सर्किट टूटा हुआ होगा। ठीक है, तो हमने इस सर्किट को प्लेन कर दिया है बिल्कुल, इसमें से रेजिस्टेंस हटा दिया, तो R बराबर 0 है, और R बराबर 0 होगी तो करंट कितनी होगी? इनफाइनाइट। इसको क्या कहेंगे? शॉर्ट सर्किट। क्या कहेंगे? शॉर्ट सर्किट, लघु पथित। अभी आ जाएगा आपको समझ में। तो बात आ गई समझ में? हमारा ये क्या कहलाएगा? ZI, निवेशी प्रतिबाधा जब आउटपुट टर्मिनल ओपन हो। ये क्या कहलाएगा? निवेशी का मतलब आउटपुट। ये क्या है? फॉरवर्ड इम्पिडेंस या फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पिडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल इज ओपन। यहाँ पे इनपुट टर्मिनल ओपन होंगे, ये क्या कहलाएगी? रिवर्स, और ये क्या कहलाएगी? आउटपुट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए अब हमने जेड पैरामीटर पढ़ लिया, और जेड पैरामीटर में आपको न्यूमेरिकल करना सिखा रहे हैं। ठीक है, कि जेड पैरामीटर से न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, कैसे उसके कंपोनेंट कैलकुलेट होते हैं, आप सीख लीजिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जेड पैरामीटर आ जाए तो इसको नहीं भूलना है। ZI यहाँ आएगा ZR I2, B2 बराबर ZF I1 और Z0 I2। इसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन है, और जेड प्राचल नाम इसलिए है क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद हमको इम्पिडेंस मिलती है, जेड मिलता है या प्रतिबाधा मिलती है। ध्यान रखोगे? ये क्या है? निवेशी मतलब इनपुट इम्पिडेंस, रिवर्स या उत्क्रम इम्पिडेंस। ये क्या है? फॉरवर्ड, और ये क्या है? आउटपुट। ठीक, याद रखना। चलिए अब न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, आ जाओ। ये हमारे पास कोई भी सर्किट है, या इसको 4 टर्मिनल नेटवर्क भी कह सकते हैं, और इस नेटवर्क के लिए ये आपको कोई भी वैल्यू दे देगा, वो 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, जो भी देना है आपको, और वो पूछेगा कि दिए गए सर्किट के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है? जेड पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करने हैं? जेड पैरामीटर्स। जेड पैरामीटर्स का मतलब Z11, Z12, Z21 और Z22। कैलकुलेट जेड पैरामीटर्स मतलब क्या कहना चाहता है? ZI कैलकुलेट करो। चलो इसको 1 से लिख देते हैं, Z11, Z12, Z21 और Z22। ये है जेड पैरामीटर्स, इनको कैलकुलेट करवा रहा है वो इस दिए गए सर्किट के लिए। तो चलिए वही तरीका इस्तेमाल करते हैं। Z11 कब मिला था? Z11 का डेफिनेशन था सर V1/I1 था, और जब I2 बराबर 0 हो। ये डेफिनेशन याद है? यहाँ यदि हमने V1 अप्लाई कर रखा है, जाने वाली करंट यदि I1 है, यहाँ वोल्टेज यदि V2 है, जाने वाली करंट यदि I2 है, तो इस केस में हम I2 बराबर 0 कर दिए। इसका मतलब यहाँ करंट कितनी है? 0। इसका मतलब ये काम ही नहीं कर रहा है। तो इसके लिए सर्किट कैसा बन जाएगा? ऐसे, ये जो अब V2 है ये इसके सिरों पे है। बात आया समझ में? क्योंकि यहाँ तो करंट 0 है, अब ये तो काम ही नहीं करेगा। इसका मतलब जो आउटपुट है वो इसके सिरों पे आ गया। किसके सिरों पे? Z3 के सिरों पे। और ये क्या है? Z1। और यहाँ से आने वाली करंट कितनी है?
I1, वोल्टेज कितना है V1। तो चलिए Z11, हाँ जी, B1 कैसे निकालेंगे, B1 Z1 I1 प्लस, अब I इसमें से जाएगी और यहाँ भी I1 जाएगी, तो क्या लिखेंगे B1 बराबर, सर B1 मतलब Z1 I1 प्लस करंट नीचे गई I1 Z3, ये है B1। ठीक, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इसको वैल्यू रख दो ऊपर वाले में, Z11 बराबर Z1 Z3 इंटू I1 अपॉन I1, तो I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया Z1 प्लस Z3। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखें, Z11 यदि निकालना है तो Z1 प्लस Z3 करना पड़ेगा। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख रहे हैं। यदि आपसे कोई Z11 पूछे तो आप Z1 प्लस Z3 कर दोगे सीधा, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिमिलरली कैसे निकालना है, Z12 Z21 भी निकालना है और Z22 भी निकालना है। चलिए हम निकालते हैं Z21 निकाल देते हैं, क्योंकि Z21 निकालने के लिए या ZF निकालने के लिए I2 को 0 रखना पड़ता है और इस सर्किट में I2 0 है। चलिए, तो Z21 का मतलब क्या है, Z21 का मतलब है सर B2 अपॉन I1, ये है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2, B1 का तो हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। अब ये क्या कहा था हमने, जो B2 है आउटपुट वोल्टेज है, अब वो किसके सिरों पे मिलेगा, Z3 के सिरों पे। इसका मतलब B2 की वैल्यू हो गई I1 और Z2 अपॉन I1 बराबर आंसर आ गया Z2। इसका मतलब Z21 का वैल्यू क्या है, Z2। चलिए ये याद रखना, आउटपुट वोल्टेज कहाँ मिलेगा, Z3 पे मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, Z12 निकालते हैं। ठीक है, Z12 से पहले ऐसा करते हैं, Z22 कैलकुलेट करते हैं, आसानी रहेगी। ये क्या है सर, ये है B2 अपॉन I2 है, और कब है, जब I1 बराबर 0 हो। तो इसका सर्किट कैसे बनेगा देखो जरा। अब सर ये तो काम करना नहीं है क्योंकि करंट तो 0 हो गई, तो यहाँ सर्किट है और यहाँ आपका रेजिस्टेंस है, ये लो जी, यहाँ B2 है। अब B1 किसके सिरों पे मिलेगा बताओ सभी, Z2 के सिरों पे। ये क्या है, ये Z3 है और ये Z2 है। देखो पहले सर्किट इधर था क्योंकि I2 0 थी, अब I1 0 है तो वो हट गया, ये आ गया। अब B2 क्या होगा, Z2 I2 प्लस Z3 I3, क्योंकि यहाँ से कितनी जा रही है I2। हम पूछे B1 क्या होगा, अब जो B1 होगा वो इसके सिरों पे मिलेगा, इसके अक्रॉस मिलेगा। चलिए देखते हैं, B2 का वैल्यू चेक करो। सर जो B2 है ना, B2 इन दोनों पर उपस्थित वोल्टेज के बराबर है, तो क्या लिखेंगे Z2 I2 प्लस Z3 I2। सर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं B2। ठीक, इक्वेशन नंबर चलो मत दो, सब जानकार हो आप। हाँ जी, Z22 वैल्यू रखो, Z2 प्लस Z3 अपॉन, कैंसिल आउट करो, क्या आंसर आ गया Z2 प्लस Z3। तो ध्यान रखना, यदि Z22 कैलकुलेट करना है तो अब हमको आप कैलकुलेट करके बताओ Z21 का वैल्यू क्या है, सॉरी Z12 का वैल्यू क्या है। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ Z12 का या ZR का वैल्यू क्या आएगा, फटाफट कैलकुलेट करो, यहीं खड़े हैं हम, चलो जल्दी करो, हमको स्पेस दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी करेंगे, चलो आ जाओ। अगला देखते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स को, कई सारे बच्चों को तो इंतज़ार रहता है कि सर ने यदि काम दिया तो खुद करवाएंगे, बोर्ड पे खड़े हैं तो वो तो चालू ही नहीं करते। ऐसा नहीं है भाई, हम कह रहे हैं आप करो तो करो, इंतज़ार काहे करते। चलिए Z12 देखो फटाफट, V1 अपॉन I2। B1 अपॉन I2 कैसे मिलेगा, जब I1 0 होगा। ओके, इसका मतलब B1 का वैल्यू कहाँ है, सर B1 का वैल्यू Z3 के सिरों पे है, और Z3 के सिरों पे वोल्टेज क्या है, बोलो, Z3 के सिरों पे वोल्टेज है Z3 और I2 से I2 कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो Z12 कितना आ गया
Z3। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एग्जांपल लेके दिखाते हैं। वैसे तो ये भी सॉल्यूशन करने का तरीका ही है, लेकिन ध्यान रखना अब ये मेथड आपको नहीं लगाना, आपको Z11 बराबर Z1 प्लस Z3, Z21 बराबर Z2, Z22 बराबर Z2 प्लस Z3 और Z12 बराबर Z3, ये याद रखना है। अभी और बता देंगे, आप उतारो इसको। हाँ जी देखो, अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि यदि हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें टी सर्किट दे रखा हो, ध्यान रखना ये सर्किट आपको दिखाई देना चाहिए, टी सर्किट, और सिंबल जो है इसको Z1 देना है, इसको Z2 देना है, इसको Z3 देना है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि हमने जो फाइनल आंसर निकाले हैं वो इसी पैटर्न के लिए निकाले हैं, ठीक है? तो रिजल्ट क्या आए थे? Z11 बराबर Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z3, ये दोनों। Z12 बराबर आया था Z21 के, और क्या आया था? Z3। Z22 कितना आया था बताइए सर? इधर वालों को जोड़ दो। हाँ जी, क्या लेंगे? Z2 प्लस Z3। ये फॉर्मूले आप याद रखना। अब हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं, फिर देखते हैं। चलिए देखो, यहाँ ले लेते हैं। ये एक सर्किट दिया गया है आपको, और यहाँ पे Z1 बराबर दे रखा है आपको 2 ओम, यहाँ Z2 बराबर दे रखा है 4 ओम, और यहाँ Z3 बराबर दे रखा है 3 ओम। तो कैलकुलेट कीजिए जेड पैरामीटर्स बताइए कौन कौन से और क्या क्या होंगे। तो जेड पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? ZI, ZF, ZR और Z0। तो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो सीधा गणित है सर, Z11 का वैल्यू 2 प्लस 3 मतलब Z1 प्लस Z3, आंसर आ गया सर 5 ओम, ठीक। दूसरा देखो सर, बताइए Z22 का वैल्यू क्या होगा? Z22 का पूछा है, ये वाला 4 प्लस 3, क्योंकि Z2 प्लस Z3 करते हैं। Z22 क्या लिखेंगे? 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 ओम। आखिरी रह गया सर, Z12 बता दीजिए या Z21 बता दीजिए। सर ये तो Z3 के बराबर ही होता है, और Z3 कितना दे रखा है हमको? 3 ओम। तो आपके सभी आंसर आ गए। कितने आ गए? Z11 2 प्लस 3 5, Z22 4 प्लस 3 7, और Z12 क्या आएगा? 3 ओम। Z21 क्या आएगा? 3 ओम, ठीक। इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। अब थोड़ा सा टाइप ग्रेड अप करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आपको इस बार टी सर्किट नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा, क्या कर सकते हैं? ये लो जी, ये इस बार आपको ये दे रखा है। तो कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड पैरामीटर्स। याद आ रहा है कुछ इसको देख के? पसंद आ रहा है ये? ZA, ZB, ZC आपको दे रखा है, उसने पूछा है कैलकुलेट करो इस सर्किट के लिए जेड पैरामीटर्स, ओके। तो आप कहोगे सर जी आपने तो हमको टी सर्किट के लिए सिखाया, इसके लिए तो सिखाया ही नहीं। लेकिन हमने आपको ये भी तो सिखाया है कि पाई को आप टी में कन्वर्ट कर सकते हो, बताया था ना? पाई को टी में कन्वर्ट करने का तरीका मतलब क्या है? आपको ZA, ZB, ZC दिया हुआ है, और आपको क्या चाहिए? Z1, Z2, Z3 चाहिए। चलो Z1 बराबर सर बताया था आपने ZA, ZB, और यहाँ लिखा था ZA, ZB प्लस ZC। Z2 बराबर क्या बताया था? ZB, ZC, ZA, ZB और ZC। Z3 क्या बताया था? ZC, ZA, ZA, ZB प्लस ZC। तो इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए आप पहले पाई को टी में बदलोगे, फिर ये फॉर्मूला लगाओगे। आप कहोगे सर ये जो तरीका है क्या सीधा इसके लिए नहीं है? इसके लिए तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें 3 लूप बन रहे हैं, ठीक है? तो हम चाहते हैं इस वजह से आप टी सर्किट तैयार कर लें, बड़ा आसान भी है। तो फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है ये 2 ओम, ये दे रखा है 3 ओम, और ये दे रखा है 1 ओम। तो बताइए Z1 क्या आ जाएगा? Z1 आ जाएगा सर ZA इंटू ZB,
2 × 3 अपॉन 2 + 3 + 1 कितना आया 6, कितना आया 6, आंसर आया 1। हाँ जी Z2 बताइए। सर जी 3 × 1, 3 × 1, हाँ जी बताओ। 2 + 3 + 1 कितना 3/6, हाँ जी क्या लिख दें 1/2। Z3 बता दीजिए। सर 1 × 2 क्या लिख दें 2 + 3 + 1 2/6, हाँ जी 1/3। तो आपके क्या वैल्यू आ गई Z1 Z2 Z3। अब इससे आप क्या बना सकते हो, टी सर्किट बना सकते हो। आपके आंसर सामने, टी सर्किट आते ही आपके आंसर सामने आ जाएंगे। और टी सर्किट भी बनाने की कहाँ ज़रूरत है। हाँ ध्यान रखना, लेकिन ये बात ध्यान रखना Z1 का वैल्यू यहाँ लिखना है, Z2 का वैल्यू कहाँ लिखना है यहाँ, ये आंसर गड़बड़ आ जाएंगे आपके फिर, और Z3 का यहाँ। चलिए अब तो सीधे सीधे आंसर लिख दो, ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। Z11 बताओ सर। Z1 + Z3 1 + 1/3 कितना आ जाएगा 4/3। चलो आंसर आ गया। सर Z22 बता दो। 22 है Z2 + Z3, Z2 1/2 + 1/3। ये लो जी आंसर आ गया। कितना कर दें इसको 6, और 3 + 2 5/6 आपका आंसर आ गया Z22। आपसे पूछा Z12 बता दो और Z21 बता दो, क्या बताओगे सर Z3 के बराबर होता है। Z3 कितना है हमारे पास 1/3, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/3 ओम। चलिए दोनों सवालों को समझ लिया आपने, और अब इन दोनों सवालों को लिख लीजिए। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा एक टाइप और आता है उसको भी बताते हैं, फिर होमवर्क देते हैं। चलो फटाफट करो। हाँ जी देखिए, कुछ होमवर्क में सवाल दे रहे हैं वो आपको करने हैं, कुछ सिंपल सवाल, कुछ हार्ड सवाल। ये लो जी, कौन सा सर्किट है, टी है या पाई है, टी सर्किट। ठीक है, कैलकुलेट Z पैरामीटर्स। मार्कर गलत आ गया। हाँ जी नेक्स्ट देखो, जो होमवर्क है नेक्स्ट, कोई बात नहीं। इसके लिए भी कैलकुलेट Z पैरामीटर्स। चलिए और लिखिए अगला सवाल। हाँ जी सिमिलरली कैलकुलेट एक और लिखो, इसके लिए भी आपको Z पैरामीटर ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो ये टाइप तो हम करवा चुके हैं 1 और 3। ठीक,
ये टाइप हम करवा रहे हैं, एक हम करवाएंगे, एक आप करोगे, ठीक है। चलिए आपने लिख लिया हो तो बाकी को हटा देते हैं और अगला, ये लो जी, बाकी को हटा देते हैं और अगला लिखते हैं। चलिए हाँ जी, ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड और फोर्थ आपको खुद करना है। चलिए देखो ध्यान से, सर आपने हमको तरीका सबसे पहले टी सर्किट का बताया कि वहाँ Z1, Z2, Z3 दिया हुआ होता है और हमको Z11, Z12, Z21 और Z22 कैलकुलेट करना होता है। फिर आपने पाई का बता दिया कि यदि ये नहीं दे रखा हो ये, तो सर इसका तो हम टी सर्किट कन्वर्ट कर लेंगे, ये ZA है, ये ZB है, ये ZC है और Z1, Z2, Z3 निकाल देंगे, वो फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन ये आ गया, अब क्या करें? तो इस सिचुएशन में क्या करना है, ये कितने ओम का था, इस सिचुएशन में क्या करना है? अब देखो हमारे पास ये तो पाई सर्किट है अभी भी इसमें, तो यदि हम इस पाई सर्किट को सॉल्व कर लें और इसको जो सॉल्व हो क्या आएगा, इसको इसके बगल में लिख दें, मतलब आ जाओ, ये क्या है ZA, ये क्या है ZB, ये क्या है ZC। तो चलो Z1 बताओ, Z1 होता है सर ZA ZB, ZA ZB 4 × 1 बटे टोटल 1 + 4 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, तो क्या आ गया 5/8। चलो Z2 बताओ, सर Z2 का मतलब है ZB ZC 4 × 3 12/8, कितना आ गया भाई 3/2। चलिए Z3 बताओ, Z3 का मतलब है सर ZC ZA 3 × 1 टोटल कितना है जी 8, हाँ जी 3/8 ओ। तो कहने का मतलब Z1 Z2 Z3 आ गए। तो देखो इसको कैसे बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो सर वो, चलो इसको पहले टी सर्किट के रूप में लिखो। सर यहाँ आपका होता है Z1 कितना है 5/8, यहाँ होता है आपका Z2 कितना है 3/2 ओम, यहाँ आपका Z3 3/8 ओम। और अब बताओ इसका क्या करें? अरे ये इसके तो श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है, आप भी जोड़ दो, ये लो जी 2। आप कहोगे सर जी हमारा Z1 तो ये है, इसका क्या करें? अब इन दोनों को मिला दो ना, यदि ये सीरीज में है तो दोनों को मिला के एक रेजिस्टेंस बना सकते हो। नया सर्किट क्या बनेगा देखो, हाँ जी 5/8 + 2, ये लो जी, इन दोनों को मिला के क्या लिख देंगे 5/8 + 2 और ये क्या है 3/2 और ये क्या है 3/8। अब निकाल दो Z11 बताओ सर, सर इन दोनों को जोड़ दो Z11 आ जाएगा 5/8 + 2 + 3/8। हाँ Z12 बताओ जो Z21 के बराबर होगा, सर ये तो 3/8 ही होगा। Z22 बताओ, सर इन दोनों को जोड़ दो, ये लो जी आंसर आ गया। बात आया समझ में? हमने इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को पहले इसमें बदला, फिर इन दोनों को सीरीज जोड़ के ये बदल दिया। तो फाइनली हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, कोई भी सर्किट दे दे टी में बदल दो, और टी का फॉर्मूला आपको सीधा पता है, आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, Z11 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ठीक है याद रखना। चलिए नोट कर लीजिए, कोई भी तकलीफ आए तो पूछ लेना चैनल वगैरह पे, ठीक है। चलिए हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वाई पैरामीटर। ओके, सबसे पहले समझेंगे वाई क्या होता है और हिंदी में कहते हैं वाई प्राचल। तो ध्यान से समझो, वाई जो है ना, वाई इसका मतलब है एडमिटेंस, और हिंदी में कहते हैं इसको प्रवेशित। दोनों ही भाषाओं में मतलब समझो। जेड क्या था, जेड था सर इम्पिडेंस, और हिंदी में प्रतिबाधा।
तो वाई प्रतिबाधा से कैसे अलग है? वाई होता है 1/z। इसका मतलब यदि हम एडमिटेंस लिख रहे हैं तो वो होगी 1/इम्पिडेंस। बात आई आपको समझ में? प्रवेशता और जेड में क्या रिलेशन है? वाई बराबर 1/z। यदि जेड बराबर हमने क्या पढ़ा था अभी? v1/i1 पढ़ा था। इसका मतलब वाई बराबर क्या हो जाएगा? i1/b। ये झलक आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, हम वाई पैरामीटर क्यों पढ़ रहे हैं? जेड में हमने सर पढ़ा था कि जो हमारे v1 था उसको हम देख रहे थे करंट पे डिपेंड करके। यही था जेड पैरामीटर का ऑब्जेक्ट या इंटेंशन। ठीक, अब जो वाई पैरामीटर का इंटेंशन है वो ये है कि हम सर करंट को डिपेंड करते हैं v1 और v2 पे, ये चेक करना चाहते हैं हम। अब क्या आता है? बात आई समझ में क्या कह रहे हैं? पहले वोल्टेज डिपेंड करता था करंट पे, करंट इंडिपेंडेंट था, वोल्टेज डिपेंडेंट था। यहाँ लिख लेना आप, है ना, या कोष्टक में लिख देना। यहाँ I1 और I2 जो हैं वो कैसे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर हैं। और V1 और V2 कैसे हैं? इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र चर। इसका मतलब कि I1 डिपेंड करता है V1 और V2 पे, और इस बिहेव को हम रीड करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। इस वजह से क्या पढ़ रहे हैं? वाई पैरामीटर। तो चलिए, वैसे तो आप समझदार हैं, फिर भी खुद कोशिश कीजिए। यदि एक फिजिकल क्वांटिटी दो अगली क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो आंशिक अवकलज करो भाई। चलो फटाफट आंसर निकालो फाइनल। हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे इस बार, है ना। ज़्यादा का मतलब कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। अरे हाँ जी, ठीक लिखे हैं? नहीं, गलत लिखे हैं। चीज़ें बोरिंग लग रही होंगी आपको, सोच रहे होंगे सर जी क्या पढ़ा रहे हो, कुछ अच्छी बातें बताओ। चलो अच्छी बात बताते हैं आपको। वैसे चीज़ बोरिंग नहीं है, इम्पोर्टेंट है। अच्छी बात ये है कि सफल होने के लिए, किसके लिए? सफल होने के लिए, मोटिवेटेड होने के लिए। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं, लाइफ के किसी भी पॉइंट पे सेलेक्ट होना चाहते हैं, या किसी भी फेज से बाहर निकलना चाहते हैं, तो 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहली, हारे हुए की सलाह, जीतने वाले का एक्सपीरियंस, और खुद पे विश्वास। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हमने नया नाम दे रहे हैं। देखो, पहले क्या था? पहले था V1/I1, वो बन रही थी इम्पिडेंस। अब I1/V1 है, क्या बनेगी? एडमिटेंस, मतलब प्रवेशता। हाँ जी, चलिए ठीक है। हाँ जी, कई बार इसको मैट्रिक्स के रूप में भी लिख देते हैं, देखो, है ना, याद रखना, क्या पता ये काम भी आ जाए। हमने क्या है कि उसमें नहीं बनवाया था जेड पैरामीटर में, चाहो तो वहाँ भी बना सकते हो, बना दे। चलिए ठीक है। हाँ जी, अब देखो ध्यान से सुनो, हमको y11 का वैल्यू चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए, हम चाहते हैं y11 निकालना। तो y1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? b2 को 0 करना पड़ेगा। तो देखो, इफ़ b2 = 0, इसका मतलब क्या है? यदि पोटेंशियल 0 है, क्या है पोटेंशियल? 0, तो वो कहलाता है शॉर्ट सर्किट होना। क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट होना, ठीक है, या हिंदी में कहते हैं लघुपथित। जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपने क्या किया? शॉर्ट सर्किट करना है, हटा दो,
एक सीधा वायर लगा दो, क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, चलिए V2 बराबर 0 है, तो V2 बराबर 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो गया। y11 बराबर क्या आ गया, जरा देखना, y11 आ गया I1/V1, और ये क्या कहलाएगा, YI, मतलब इनपुट एडमिटेंस या निवेशी प्रवेशिता। इनपुट एडमिटेंस या निवेशी प्रवेशिता कब, जब निर्गत मतलब आउटपुट टर्मिनल लघुपतित हों, शॉर्ट सर्किट हों। पहले क्या लिखते थे, पहले लिखते थे खुले हों, अब यहाँ क्या लिखेंगे, लघुपतित हों या शॉर्ट सर्किट हों। चलिए अगले की लैंग्वेज आप बनाइएगा। ये तो था इक्वेशन 1 के लिए, फ्रॉम 1 लिख देते हैं। अब लिखते हैं इफ़ B2 बराबर 0 और फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, 2 से क्या मिलेगा, देखो जरा, यदि ये 0 है तो y21, हाँ जी y21 बराबर क्या लिखेंगे, I2/V1, और I2/V1 को एक चीज़ और लिख सकते हैं क्या, बाई F, फॉरवर्ड, अग्र, हाँ जी क्या नाम दोगे इसको, अग्र प्रवेशिता या फॉरवर्ड और एडमिटेंस कब, व्हेन आउटपुट टर्मिनल इज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, चलिए हमको क्या है कि दोनों मीडियम का ख्याल रखना पड़ता है, तो एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में, दोनों पे बराबर हो जाएगा। चलो हाँ जी अगली बात करते हैं, इफ़ यदि P1 बराबर 0, ओके, यदि B1 बराबर 0 है तो क्या आ जाएगा, y12, या इसको क्या लिखते हैं, yr बराबर क्या आएगा, देखो जरा, I1/V1 है जी, नहीं I1/V2। देखो यदि इसको हमने 0 कर दिया है, किसको किया, इसको, तो B2 नीचे आ जाएगा, तो I1/V2 क्या लाएगा, ये क्या कहलाएगा, उत्क्रम या रिवर्स उत्क्रम एडमिटेंस प्रवेशिता कब, जब आउट इनपुट, क्योंकि ये इनपुट है, B1 इनपुट में है, तो क्या लिखेंगे, जब इनपुट टर्मिनल या निवेशी टर्मिनल लघुपतित हो, लिख लोगे ना आप, दिख रहा है आपको, लघुपतित हो। अब एक लास्ट रह गया है, वो आप देख लो, B1 बराबर 0 हो, लेकिन सेकंड इक्वेशन का हम काम लेंगे, तो क्या लिखेंगे, B1 बराबर 0 है तो I2/V2, ठीक है, इसको कहेंगे y0 या बाई O या y22, किसके बराबर, I2/V2 के। अब इंग्लिश का नंबर है, हाँ जी क्या लिखेंगे बताओ, आउटपुट एडमिटेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल इज शॉर्ट सर्किट। चलिए बात आ गई समझ में, ये हो गया आपका वाई प्राचल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में एच प्राचल पढ़ेंगे, ध्यान से समझना, भले ही बाई में आपने लापरवाही कर दी हो लेकिन एच में मत करना, क्योंकि एच प्राचल जो है ना केवल यहाँ काम आएगा बल्कि जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ाएंगे तब भी बहुत अच्छे से काम आएगा। यदि क्वेश्चन आता है तो जेड पैरामीटर के न्यूमेरिकल पे आएगा या एच पैरामीटर से आएगा। ठीक है, वाई तो पढ़ाना पड़ता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।